नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज जैसा कि आज 1 मार्च है और आज भी हम करंट अफेयर से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और उसके साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो बेसिक स्टैटिक्स जीके है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर करें और इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम जैसे रोज़ की तरह शुरू करते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन से। तो लास्ट वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि हाल ही में ब्रिक्स के बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ऑप्शन थे भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर होगा भारत। भारत ने अभी ब्रिक्स देशों के बैठक की अध्यक्षता की है और ये ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। इसकी जो स्थापना है ब्रिक के रूप में 2009 में की गई थी, जो कि ये ब्रिक कहलाता था, पहले BRIC कहलाता था, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही इसके सदस्य थे। बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को यानी साउथ अफ्रीका को इसमें आमंत्रित किया गया और इसका नाम दिया गया ब्रिक्स और ब्रिक्स इसमें 2010 में शामिल हुआ। उसके बाद से ये ब्रिक्स कहलाया। तो इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि G20 देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ऑप्शन है भारत, दक्षिण कोरिया, इटली, ब्राज़ील। तो इसका आंसर होगा इटली। इटली ने अभी हाल ही में G20 देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की जो पहली बैठक है इस वर्ष की 2021 की पहली जो बैठक है उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है, इटली ने की है। तो यह इटली की अध्यक्षता में होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक थी और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 फरवरी 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई। इसी के साथ ही इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने अपने G20 जो समकक्ष हैं यानी कि G20 देशों के जो फिनांस मिनिस्टर्स हैं उनके साथ कोविड-19 महामारी और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण जो कि कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण जो अभियान है वो भारत में चलाया जा रहा है, उसके संबंध में भारत की नीति प्रक्रिया उस पर भी प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के वैश्विक विकास और वित्तीय स्थिरता पर जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ के बारे में भी चर्चा की गई है। किस प्रकार आर्थिक बढ़ावा हम दे सकते हैं सतत विकास के साथ सतत रूप से, जिसके कारण पर्यावरण में परिवर्तन भी ना हो, जलवायु परिवर्तन भी ना हो और हम आसानी से वित्तीय स्थिरता को भी स्थापित कर सकें। इसी प्रकार से देखा जाए तो G20 समूह या G20 ग्रुप क्या है, इसकी 1997 में वित्तीय संकट आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको एक मंच पर होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ सके। तो G20 समूह की स्थापना जो की गई वो 1999 में की गई। कब की गई? 1999 में की गई। ये जो मंच है 1999 में इसकी स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 7 देशों ने की है, कहा जाए कि G7 कंट्रीज़ ने की मेनली, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और फ्रांस एवं इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। किसकी? G20 की स्थापना की गई। G20 समूह में अभी वर्तमान में देखा जाए तो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन आता है, 19 देश और यूरोपियन यूनियन आते हैं। तो ये टोटल G20 कहलाता है, ग्रुप 20 कहलाता है। तो इसमें देशों को देखा जाए तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो G20 समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, प्रमुख मंच है। और G20 समूह प्रत्येक महाद्वीप के यानी जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया में उनके विकसित यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग विकासशील दोनों देशों के नेताओं के साथ को एक साथ लेकर आता है ये मंच, ये प्लेटफॉर्म, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को बढ़ावा देता है।
तो ये इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च या 2 मार्च। तो इसका आंसर होगा 28 फरवरी। तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि लोगों में विज्ञान के महत्व और उसके अनुप्रयोग को बढ़ावा देने का संदेश पहुंचाना है। इसको जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी 1928 में 28 फरवरी 1928 में भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। तो उसको चिन्हित करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी। किसने की थी? भौतिक विज्ञानी सीवी रमन ने की थी। और इस खोज के लिए ही सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया। और ये अभी तक वर्तमान में भी ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके अतिरिक्त अभी तक किसी भी भारतीय भौतिक वैज्ञानिक को ये नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। केवल सीवी रमन को ही 1930 में, अब तक 1930 में सीवी रमन को ही भौतिक विज्ञानी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि एकमात्र भारतीय है। इसी के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 1986 में की गई थी। 1986 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद की मांग के आधार पर इसको 1986 में इस दिवस की स्थापना की गई। और पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 1987 में मनाया गया, 1987 में मनाया गया, 28 फरवरी 1987 में मनाया गया। और इस दिवस को लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले विज्ञान के महत्व को बढ़ावा देने, उसके बारे में संदेश फैलाने और विज्ञान की प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए मनाया जाता है। इसी तरीके से देखा जाए तो रमन प्रभाव क्या था? रमन प्रभाव इस घटना में क्या होता है कि जो पारदर्शी माध्यम से प्रकाश गुजरता है, प्रकाश गुजरने का कुछ हिस्सा जो है, प्रकाश की किरणों का कुछ हिस्सा बिखर जाता है और प्रकाश के प्रकीर्णन की इस घटना को रमन स्कैटरिंग कहा जाता है। और प्रकीर्णन के कारण जो प्रकीर्णन का कारण है उसे रमन प्रभाव कहा जाता है। और इन बिखरी हुई किरणों की तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ प्रकाश की किरणों यानी कि इंसिडेंट रेज से अलग होती है, तो इसको प्रकाश रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो इसके लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और तीसरे प्रश्न पर कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है भारत, दक्षिण कोरिया, इटली, ब्राज़ील। तो इसका आंसर होगा अमेजोनिया। स्पष्ट रूप से अमेजोन के जंगल या अमेजोन नदी कहाँ बहती है? ये ब्राज़ील में है। तो ब्राज़ील का पहला सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, इसरो ने PSLV C51 से लॉन्च किया है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किससे? PSLV C51 द्वारा अमेजोनिया 1 मिशन को लॉन्च किया है। PSLV C5 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके साथ ही इस लॉन्च में PSLV C51 रॉकेट ब्राज़ील के उपग्रह किसको? अमेजोनिया 1 को प्राथमिक रूप से ले गया है। और इसे अंतरिक्ष केंद्र में 28 फरवरी 2021 यानी कि 28 फरवरी को 2021 को रात 10:24 पर लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक। इसी के साथ यह इसरो का 53वां पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन है, यानी कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लेकर मिशन है। इसके अलावा जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसमें GSLV भी होता है। GSLV यानी जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल। एक SSLV भी होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो उसी तरीके से एक PSLV होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 53वां मिशन है, जो कि भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का है। तो ये मिशन इसरो की वाणिज्यिक नोडल एजेंसी, जो अभी पहली बार एक नई एजेंसी बनी है जो कि कॉमर्शियली
इसरो के लिए कार्य करेगी वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। उसके द्वारा उसका ये पहला व्यावसायिक मिशन है। तो अमेजोनिया क्या है? अमेजोनिया सैटेलाइट जो है ब्राज़ील का, ये ब्राज़ील के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था द्वारा भेजा जा रहा है और यह एक ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है और ये ब्राज़ील के अमेज़न क्षेत्र की निगरानी करेगा, वहाँ होने वाली वनों की कटाई की निगरानी करेगा, रिमोट सेंसिंग डेटा को भी साझा करेगा और इसके अलावा ये उपग्रह पूरे ब्राज़ील में डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर का विश्लेषण कर प्रदान करेगा। क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले देखा था, लास्ट ईयर ही देखा था कि अमेज़न के जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लगी थी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्बन जो सिंकर प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो गए थे और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि अमेज़न के जो जंगल हैं उनको विश्व का फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो जंगल इतने घने हैं और सदाबहार हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जिसकी वजह से वो महत्वपूर्ण कार्बन सिंकर के रूप में जाने जाते हैं। कार्बन को सिंक करके रखते हैं। अगर उनमें आग लग जाए या वो ख़त्म हो जाए तो विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है और जिसका परिणाम ये होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बड़े पैमाने पर बहुत बढ़ेगी और इससे जलवायु परिवर्तन की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली घटनाएं भी बढ़ जाएंगी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन है कानपुर, नोएडा, भोपाल, नई दिल्ली। तो इसका आंसर होगा नोएडा। तो अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 26 फरवरी 2021 को नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया और यह एक पहल है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के द्वारा शुरू किया गया। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा शुरू किया गया है और यह इवेंट ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूहों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया और यह प्लेटफॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं उसको बेचने के लिए जो है इसको किया जा रहा है। तो ये आयोजन काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी कि कैप आर्ट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी कि कैप आर्ट द्वारा आयोजित किया जाता है, जो मंत्रालय की मार्केटिंग शाखा है। इस इवेंट के तहत ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और ये कार्यशालाएं उन्हें अपने ज्ञान को बढ़ावा देने और बहीखाता पद्धति, उत्पादन, डिज़ाइन, जीएसटी, पैकेजिंग, कम्युनिकेशन कौशल, विपणन, मार्केटिंग और ई मार्केटिंग में अपने कौशल को, अपने स्किल को तेज करने में मदद करेगी। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है और ई मार्केटिंग है उसको बढ़ावा देने में ये मदद करेंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय राजनेता को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यानी सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा किस राजनेता को, किस पॉलिटिशियन को? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में, जिसे सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड कहा जाता है, ये प्रदान किया जाएगा और उन्हें यह पुरस्कार सेरावीक सम्मेलन, कौन से सम्मेलन में? सेरावीक सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा। इसे 1 मार्च से 15 मार्च के बीच आभासी मोड में वर्चुअली आयोजित किया जाना है और इस सम्मेलन का 39वां संस्करण है, यानी कि सेरावीक कॉन्फ्रेंस का ये 39वां संस्करण है और ऊर्जा और पर्यावरण में जो सस्टेनेबिलिटी है, सततता है, उसकी दिशा में प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए प्रयासों
के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जा रहा है कि जो एनर्जी और एनवायरनमेंट को लेकर जो सततता बढ़ती है या उसको इस तरीके से उपयोग करना है कि भविष्य की पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, उसकी दिशा में प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसके प्रयासों के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो सेरावीक वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन ये ऊर्जा उद्योग के नेताओं, सरकारी अधिकारियों, विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचारों यानी कि एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, वार्षिक सम्मेलन है। कौन? सेरावीक वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन। तो इसी के साथ देखा जाए तो 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से पुरस्कार वैश्विक स्तर पर प्राप्त हुए हैं, वैश्विक पुरस्कार हैं, उस पर अगर एक दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड जो कि अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये उनको प्राप्त हुआ है। ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ सास, तो ये सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यह उनको प्रदान किया गया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन ये फ़िलिस्तीन द्वारा किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है फ़िलिस्तीन देश के द्वारा। फ़िलिस्तीन द्वारा अगर किसी विदेशी व्यक्ति को कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उन पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन है। तो इसी के साथ और जो प्रश्न हैं और जो अवार्ड्स हैं उसमें सियोल शांति पुरस्कार हैं, जिसमें जैसे दक्षिण कोरिया की सियोल पीस, जिसे किसने दिया है? सियोल पीस प्राइज़ फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दक्षिण कोरिया के सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड भी इन्हें प्रदान किया जा चुका है, जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, यानी यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑर्डर ऑफ जायद जो है वो प्रदान किया गया यूएई के द्वारा प्रधानमंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को यूएई संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ जायद, ये भी इनको सम्मानित किया गया। और अभी कुछ समय पहले ही यानी कि दिसंबर में अगर हम देखें तो दिसंबर में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। और भारत के साथ ये पुरस्कार जापान, ऑस्ट्रेलिया को भी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूएसए द्वारा प्रदान किया गया, वहाँ के प्रमुख नेताओं को प्रदान किया गया। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खिलौना मेले का उद्घाटन किसने किया? नेशनल टॉय फेयर का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खिलौना मेला का 27 फरवरी को उद्घाटन किया और यह 2 मार्च को समाप्त होगा। तो 27 फरवरी से 2 मार्च तक ये चलेगा और आभासी रूप से ये आयोजित किया जाएगा। और इस आयोजन के दौरान आईआईटी गांधीनगर में स्थित सेंटर फॉर क्रिएटिविटी लर्निंग CCL सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग मेले में अपनी 75 खिलौना कृतियों का प्रदर्शन करेगा और CCL विभिन्न वैज्ञानिक और शैक्षिक खिलौने विकसित करके छात्रों और शिक्षकों में वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त इस मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और इसमें शिक्षा, वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय भी मेले के आयोजन से जुड़े हुए हैं। इस आभासी खिलौने मेले का आयोजन बच्चों के लिए एक आनंददायक शिक्षा को प्रदान करना इसका उद्देश्य है। खिलौना मेले का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के दौरान पेश किया था और उन्होंने खिलौने के व्यापार के लिए उन्होंने खिलौनों के बाजार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशाल संभावनाओं और स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले अवसरों पर भी प्रकाश डाला था। तो हालांकि 11 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने खिलौना मेले के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि रिवर लिंकिंग पर टास्क फोर्स किन नदियों को जोड़ने
की मंजूरी प्रदान की है। तो रिवर लिंकिंग पर बनी जो टास्क फोर्स है उसने किन नदियों को जोड़ने की मंजूरी प्रदान की है? महानदी गोदावरी, गोदावरी कावेरी, कृष्णा कावेरी, सतलुज या यमुना। तो इसका आंसर होगा महानदी और गोदावरी। महानदी और गोदावरी नदी को आपस में जोड़ने के लिए अभी बनी इंटरलिंकिंग टास्क फोर्स ने मंजूरी दे दी है और प्रस्तावित महानदी गोदावरी लिंक पर अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की भी स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि गोदावरी और महानदी नदियों को जो आपस में जोड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो प्रमुख नदियां हैं, जो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, उनमें बहुत सारा पानी जो कि बरसातों में आता है और वो बिना इस्तेमाल हुए ही बंगाल की खाड़ी में यानी कि सागर में गिर जाता है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो बिना बरसात वाले मौसम होते हैं उस समय नदियां सूख जाती हैं और आसपास को जो क्षेत्र है या कृषि है उसको जो है उन जल का लाभ नहीं मिल पाता है और वो जल वेस्ट हो जाता है। तो इसका उपयोग करने के लिए इंटरलिंकिंग सिस्टम को शुरू किया गया है और टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा आवंटित गोदावरी जल के उपयोग को सुनिश्चित करके लिंकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई है और गोदावरी और कावेरी लिंक पर भी राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की विस्तृत रिपोर्ट भी जारी अभी हाल ही में की जाएगी। तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ये एक पंजीकृत सोसाइटी है और जो सिंचाई मंत्रालय के तहत काम करती है और जिसे अब जल संसाधन मंत्रालय कहा जाता है। पहले सिंचाई मंत्रालय कहा जाता था, अब इसे जल संसाधन मंत्रालय कहा जाता है। इस एजेंसी की जो स्थापना की गई वो 1982 में की गई और यह एजेंसी जल संसाधन मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय रूप से यानी कि राष्ट्रीय रूप से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके संबंध में एक विस्तृत अध्ययन करना और सर्वे करना और जांच करने संबंधी कार्य करता है और बाद में इसका कार्य 1994 में 1994 में जल संसाधन विकास के लिए कर दिया गया, जो कि जो हिमालयन कारक हैं, घटक हैं, कंपोनेंट हैं, उसको भी शामिल करने के लिए इसमें संशोधित किया गया। सोसाइटी और गवर्निंग बॉडी की रचना भी इसमें की गई जो कि 2003 और 2004 में इसके लिए की गई थी। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट किसने जारी की है? स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट किसने जारी है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, यूनेस्को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अभी 25 फरवरी 2021 को अपनी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 को जारी किया और इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड-19 महामारी दुनिया भर के बच्चों पर क्या प्रभाव डालेगी। इस रिपोर्ट में इस पर प्रकाश डाला गया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी दुनिया भर के 375 मिलियन बच्चों को प्रभावित करेगी और इसमें नवजात शिशुओं से लेकर 14 साल के बच्चों को लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों का सामना भी करना पड़ेगा और इसके साथ साथ बच्चों की जो शिक्षा है और कार्य की जो उत्पादकता है वो भी प्रभावित होगी। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि विश्व भर में महामारी ने 500 मिलियन से अधिक बच्चों के स्कूल छुड़वा दिए हैं और कुल बच्चों में से आधे बच्चे तो भारत में ही हैं, यानी कि 500 मिलियन से अधिक बच्चों के स्कूल छूट गए हैं इस महामारी के दौरान और इसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो भारत में ही हैं और इसमें ये बड़े ही चौंकाने वाले डाटे हैं। और इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि महामारी के कारण 115 मिलियन अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी में जा सकते हैं, जिनके काम छूट गए इस महामारी के दौरान वो अब 100 मिलियन लोग अतिरिक्त और ज़्यादा अत्यधिक गरीबी में जा सकते हैं। इसमें ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र यानी कि सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है वो CSE एक गैर लाभकारी सार्वजनिक हित अनुसंधान संगठन है और ये नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय और ये संगठन 1980 में स्थापित किया गया था और इस संगठन को स्थापित करने का उद्देश्य भारत में जो खराब नियोजन है, प्लानिंग है और पर्यावरण विकास के जो मुद्दे हैं, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज है, उनमें नीतिगत बदलाव लाने और मौजूदा नीतियों के बेहतर रूप से एनफोर्समेंट करने, कार्यान्वयन करने के लिए काम यह करता है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस राज्य में प्राचीन बौद्ध मठ की खोज
की है? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा झारखंड। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के हजारीबाग जिले में एक प्राचीन बौद्ध मठ की खोज की है और ये लगभग 900 साल पुराना मठ हजारीबाग में एक टीले के नीचे दबा हुआ था। इस खुदाई में कुछ कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जैसे वरदा मुद्रा में देवी तारा की 4 पाषाण की प्रतिमाएं और बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में 6 प्रतिमाएं मिली हैं इसमें, और एक मूर्ति जो कि शैव देवी महेश्वरी की प्रतीत होती है, कि लगता है कि ये कोई शैव देवी जो शिव संप्रदाय से संबंध रखने वाले थे उनकी देवी महेश्वरी की प्रतीत होती है, जिसमें कुंडलित मुकुट और चक्र के साथ प्राप्त हुई है। तो तारा प्रतिमा पर नागरी लिपि में, नागरी लिपि देवनागरी का से पहले की एक लिपि है, नागरी से देवनागरी का संकरण शुरू हुआ, तो नागरी लिपि से कुछ लिखा हुआ है। वरदा मुद्रा जो है वो मुख्य रूप से वरदानों का वितरण करते हुए दिखाया गया है, हाथों का इशारा होता है। उसी तरीके से भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का इशारा भूमि की ओर है, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित मुद्रा है यह भूमि स्पर्श मुद्रा। और इस मुद्रा में ज्ञान की प्राप्ति के समय जब महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो ये बौद्ध परंपराओं के अनुसार ये कहा जाता है कि उस समय मार नामक राक्षस ने गौतम बुद्ध को डराने की और उस स्थान से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौतम बुद्ध वहाँ से हटे नहीं, उससे डरे नहीं। तो इस बात का जब प्रमाण गौतम बुद्ध से मांगा गया तो उन्होंने भूमि की तरफ इशारा करके कहा कि मैं मार नामक राक्षस से नहीं डरा, इसका प्रमाण जो है ये भूमि है। तो उस मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो इस चित्र में देखें तो ये चित्र इसी स्थान की है जो कि झारखंड में हजारीबाग में पाई गई है। इसमें अगर इस चित्र को देखें तो ये देवी तारा की मूर्ति हैं और ये भी देवी तारा की मूर्ति हैं छोटी छोटी। बाकी ये जो मूर्तियां हैं बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं ये सभी मूर्तियां, और इसमें आप देख सकते हैं स्पष्टता से कि गौतम बुद्ध के दायां हाथ जो कि कहाँ भूमि की तरफ 5 उंगलियां जो हैं वो इशारा कर रही हैं, जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो इसी के साथ वीडियो के अगले प्रश्न पर, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, कि मावरिक मसीहा एक राजनीतिक जीवनी एन.टी. राव की ये नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मावरिक मसीहा एक राजनीतिक जीवनी एन.टी. राव की नामक पुस्तक का विमोचन हैदराबाद में किया। इसके लेखक जो हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश कंडुला हैं और ये नंदुमुरी तारक रामाराव के जीवन पर आधारित पुस्तक है, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और राजनीतिज्ञ भी रहे, और इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। कि इन्होंने नंदमुरी तारक रामाराव यानी कि मावरिक मसीहा एक राजनीतिक जीवनी एन.टी. राव, ये पुस्तक इनकी जीवनी पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? रमेश कंडुला। विमोचन किया किसने? एम वेंकैया नायडू ने। तो ये आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की मंजूरी प्रदान की गई? कुशीनगर हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा, भोपाल हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर जाना ना भूलें। धन्यवाद।